तो चलिए आज के इस मजेदार सफर में एक साथ आगे बढ़ते हैं। जरा आंखें बंद करके कल्पना कीजिए। हम एक जादुई टाइम मशीन में बैठ रहे हैं जो हमें आज से हजारों साल पीछे ले जाने वाली है। अच्छा, ये वो समय था जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान गुफाओं में रह रहा था। लेकिन हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी शानदार दुनिया बन रही थी जो अपने समय से बहुत बहुत आगे थी। एक टीचर के नजरिए से बताऊं तो ये कहानी सुनाने में मुझे हमेशा बहुत मजा आता है। तो चलिए समय की इस उड़ान के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की एक बेहद अद्भुत दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। अब जरा सोचिए, क्या 4,500 साल पहले के शहर आज के हमारे मॉडर्न शहरों से ज्यादा साफ सुथरे हो सकते हैं बिना किसी बड़ी मशीन या कंप्यूटर के? शायद आपको लगे कि अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आज हम जिस सभ्यता को समझने जा रहे हैं ना, वो साफ सफाई और इंजीनियरिंग में इतनी कमाल की थी कि आज के बड़े बड़े आर्किटेक्ट भी उसे देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं। लेकिन हाँ, ये सब एक रात में नहीं हुआ। ये एक बहुत लंबी यात्रा थी। करीब 7,000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ में खेती से इसकी शुरुआत हुई। फिर 3300 ईसा पूर्व के आसपास धीरे धीरे छोटे छोटे कस्बे बनने लगे, और फिर 2600 ईसा पूर्व आते आते ये सभ्यता अपने एकदम पीक पर पहुंच गई, जहां विशाल और आधुनिक शहर बस गए। लेकिन फिर 1900 ईसा पूर्व आते आते इसका पतन शुरू हो गया। चलिए इस पूरी कहानी को एक एक करके समझते हैं। तो हमारी टाइम मशीन का पहला स्टॉप है मेहरगढ़। आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बोलन दर्रे के पास बसी ये जगह, आप इसे शुरुआती इंसानों की एक लैबोरेटरी या प्रयोगशाला मान सकते हैं। ये वो समय था जब इंसानों ने इधर उधर भटकना छोड़कर एक जगह टिक कर रहना और खेती करना सीखा था। यही वो मजबूत नींव थी जिस पर आगे चलकर इतनी बड़ी सभ्यता खड़ी हुई। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है, मेहरगढ़ के ये लोग सिर्फ साधारण किसान नहीं थे। उन्होंने गेहूं और जौ उगाना तो सीखा ही, भेड़ बकरियों को भी पाला। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि वो शुरुआती वैज्ञानिक भी थे। पता है, खुदाई में कुछ ऐसे दांत मिले हैं जिनमें बाकायदा ड्रिल से छेद किए गए थे। यानी आज से हजारों साल पहले उन्होंने डेंटिस्ट्री की शुरुआत कर दी थी। और उनके घर मिट्टी की कच्ची ईंटों से बने होते थे, जिनमें गजब की प्लानिंग दिखती थी। अच्छा, अब समय के पहिए को थोड़ा और आगे घुमाते हैं और सीधे 2600 ईसा पूर्व में चलते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे शानदार और मैच्योर फेज था। जो पहले छोटे गांव थे ना, वो अब महानगरों में बदल चुके थे। ऐसा लगता था जैसे वो भविष्य में जी रहे हों। ये शहर इतने शानदार तरीके से प्लान किए गए थे कि इन्हें देखकर आज के इंजीनियर भी बस दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। पता है, हड़प्पा सभ्यता दुनिया की बाकी सभ्यताओं से एकदम अलग थी। जरा तुलना करके देखिए। जब मिस्र और मेसोपोटामिया में राजाओं के लिए बड़े बड़े पिरामिड और भव्य इमारतें बन रही थीं, तब हमारे हड़प्पा के लोग क्या कर रहे थे? वो आम नागरिकों के लिए दुनिया के सबसे व्यवस्थित और साफ सुथरे शहर बना रहे थे। उन्होंने किसी राजा की शानो शौकत से ज्यादा आम आदमी की भलाई पर ध्यान दिया। है ना ये कितनी कमाल की सोच? और इन शहरों का सबसे बड़ा राज था 90 डिग्री का कोण। जी हाँ, उनके शहरों में कोई भी सड़क टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी। मुख्य सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल परफेक्ट 90 डिग्री पर यानी समकोण पर काटती थीं। अगर आप उस समय मोहनजोदड़ो या हड़प्पा को आसमान से देखते ना, तो पूरा शहर शतरंज की एक विशाल बिस्सात जैसा दिखाई देता। एकदम परफेक्ट ग्रिड सिस्टम। अब मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ को ही ले लीजिए। ये कोई आम तालाब नहीं था, ये इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस था। सबसे पहले उन्होंने पक्की हुई ईंटों को एक स्टैंडर्ड साइज में लगाया। फिर पानी को रिसने से रोकने के लिए ईंटों के ऊपर प्राकृतिक राल यानी नेचुरल रेजिन की एक वाटरप्रूफ परत चढ़ाई, और फिर गंदे पानी को निकालने की शानदार व्यवस्था की। यहाँ तक कि कपड़े बदलने के कमरे भी बनाए। सच कहूं तो ये उस जमाने का एक बहुत ही मॉडर्न स्विमिंग पूल था। लेकिन असली जादू तो जमीन के नीचे था। क्या हमने कभी भारी बारिश में अपने शहर की सड़कों पर घुटनों तक पानी भरते देखा है? 4500 साल पहले हड़प्पा में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। उन्होंने पकी ईंटों से ढकी हुई नालियों का एक ऐसा शानदार जाल बिछाया था जो हर घर से जुड़ा था। सफाई के लिए जगह जगह मैनहोल भी बनाए गए थे। ड्रेनेज और साफ सफाई का ऐसा सिस्टम तो आज के कई बड़े शहरों में भी देखने को नहीं मिलता। आइए अब जरा उनके घरों के अंदर चलते हैं। आखिर उनका रहन सहन कैसा था? उनके घर अक्सर 2 या 3 मंजिला होते थे, और सबसे खास बात थी उनकी प्राइवेसी।
मुख्य सड़क की तरफ घर की कोई खिड़की नहीं खुलती थी। दरवाजा हमेशा पीछे की गलियां में खुलता था और हर घर के बीच में एक बड़ा सा खुला आंगन होता था जहां परिवार के लोग बैठकर अपना रोज का काम करते थे। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि उनका रोजमर्रा का जीवन आज के समय से बहुत मिलता जुलता था। वो सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे। खुदाई में क्या क्या मिला है पता है? लिपस्टिक, काजल, तांबे के शीशे और हाथी दांत की कंघियां। मतलब सजना संवरना उस समय भी बहुत पसंद किया जाता था। बच्चे मिट्टी के खिलौनों, लट्टू और सीटियों से खेलते थे और बड़े लोग बिल्कुल आज के शतरंज जैसा ही एक गेम खेलते थे। एकदम मॉडर्न लाइफस्टाइल। अब आते हैं व्यापार और कुछ अनसुलझे रहस्यों पर। ये लोग सिर्फ अपने शहरों तक सीमित नहीं थे। सच मानिए तो ये दुनिया के पहले ग्लोबल ट्रेडर्स में से एक थे। जब दुनिया के कई देश बस अपना वजूद ही तलाश रहे थे, तब हड़प्पा के जहाज अरब सागर पार करके मेसोपोटामिया तक व्यापार करने जाते थे। वहां के लोग इन्हें प्यार से मेलुहा कहकर बुलाते थे। व्यापार में एक नंबर बहुत खास था, नंबर 16। ये संख्या उनकी बेदाग ईमानदारी का सबूत थी। पूरी हड़प्पा सभ्यता में नाप तौल के लिए चौकोर बाटों का इस्तेमाल होता था, जो बिल्कुल एक समान थे, और ये सभी बाट 16 के अनुपात में होते थे। ये स्टैंडर्डाइजेशन दिखाता है कि उनका गणित और बिजनेस मॉडल कितना सटीक था। मेलुहा के व्यापारी पूरी दुनिया में अपनी इसी ईमानदारी के लिए मशहूर थे। और इस पूरे व्यापार का एक बहुत बड़ा सेंटर था हमारा गुजरात का लोथल। ये दुनिया का पहला मानव निर्मित बंदरगाह था। यहाँ के इंजीनियर इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने लहरों के उतार चढ़ाव को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा टाइडल लॉक्स बना रखे थे। यहाँ लाल पत्थर के सुंदर मनके बनाने की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थीं, जिनकी पूरी दुनिया में जबरदस्त डिमांड थी। खैर, इतनी सारी जानकारी होने के बाद भी एक बहुत बड़ा रहस्य आज भी बना हुआ है। वो है हड़प्पा की लिपि। उनकी मोहरों पर जो स्क्रिप्ट छपी है, उसमें सैकड़ों अलग अलग निशान हैं। लेकिन अफसोस, आज तक दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट या सुपर कंप्यूटर इस प्राचीन पासवर्ड को क्रैक नहीं कर पाया है। जिस दिन हम इसे पढ़ना सीख गए ना, समझ लीजिए इतिहास के हजारों नए पन्ने हमारे सामने खुल जाएंगे। एक और बात जो सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि ये सभ्यता कितनी शांत थी। यहाँ खुदाई में कोई बड़े राजमहल नहीं मिले, किसी क्रूर राजा की विशाल कब्रें नहीं मिली, और सबसे बड़ी बात, हथियार तो ना के बराबर मिले। इसका मतलब है कि ये लोग युद्ध और हिंसा में नहीं, बल्कि शांति और आपसी मेलजोल में विश्वास रखते थे। ऐसा माना जाता है कि शायद यहाँ का शासन व्यापारियों या पुजारियों की कोई समिति चलाती थी। लेकिन 1900 ईसा पूर्व के आसपास कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी सभ्यता की कहानी ही बदल दी। इतने भव्य शहर, इतनी शानदार व्यवस्था, सब कुछ धीरे धीरे बिखरने लगा। लाखों लोगों की ये बस्ती खाली होने लगी। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था? देखिए, बहुत समय तक तो एक पुरानी थियरी चलती रही कि शायद बाहर से कुछ हमलावर आए और उन्होंने इन्हें खत्म कर दिया। लेकिन अब मॉडर्न साइंस और राखी गढ़ी में मिले कंकालों के डीएनए टेस्ट से ये पूरी तरह साबित हो गया है कि उन पर कोई हमला नहीं हुआ था। असली वजह कुछ और ही थी, और वो थी जलवायु परिवर्तन, यानी क्लाइमेट चेंज, और नदियों का अपनी दिशा बदल लेना। चलिए, इससे एक एक स्टेप में समझते हैं। सबसे पहले प्रकृति का मिजाज बदला, मॉनसून कमजोर पड़ गया और बारिश कम होने लगी। इसके बाद वो विशाल सरस्वती नदी, जिसके किनारे इनके ज्यादातर शहर बसे थे, वो धीरे धीरे सूखने लगी और रेगिस्तान में बदल गई। पानी की कमी से खेती बर्बाद हो गई और कुछ जगहों पर भयंकर बाढ़ ने शहरों को तबाह कर दिया। खाने पीने की इस भारी कमी के कारण लोगों को मजबूरन अपने इन प्यारे शहरों को छोड़कर छोटी बस्तियों की तरफ जाना पड़ा। तो क्या हड़प्पा सभ्यता हमेशा के लिए खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। आज भी हमारे गांव में जो मिट्टी के चूल्हे इस्तेमाल होते हैं, बैलगाड़ियों का जो डिज़ाइन है, महिलाओं के गहनों की जो बनावट है, और यहाँ तक कि योग और ध्यान की जो परंपराएं हैं, ये सब हमें सीधे तौर पर हड़प्पा के लोगों से ही मिली है। वो बड़े शहर छोड़कर जरूर चले गए, लेकिन उनकी संस्कृति आज भी हमारी रगों में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में जिंदा है। इस पूरे कहानी से हमें एक बहुत गहरी सीख मिलती है कि कोई भी सभ्यता प्रकृति के संतुलन को बिगाड़कर जीवित नहीं रह सकती। हड़प्पा के लोग कितने भी मॉडर्न क्यों ना थे, कितनी भी अच्छी इंजीनियरिंग क्यों ना जानते थे, लेकिन जब प्रकृति का चक्र बदला और पानी का संकट आया,
तो उनके बड़े बड़े शहर मिट्टी में मिल गए। प्रकृति सबसे ऊपर है और हमें इसका सम्मान करना ही होगा। और अंत में ये कहानी हमें खुद से एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। अगर 4000 साल पहले क्लाइमेट चेंज और पानी की कमी एक इतने एडवांस्ड और शानदार साम्राज्य को मिटा सकती है, तो आज की हमारी दुनिया के लिए इसमें क्या सबक छिपा है? आज जब हम ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो इतिहास से सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और अपनी इस अद्भुत धरती का हमेशा ख्याल रखिए।